बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। फिरोजाबाद में एक मकान में आग लगी और इस आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां एक मकान में आग लगी और इस आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आगजनी में 7 लोगों की मौत हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी भीषण रही होगी कि लोगों को घर से बाहर निकलने तक का वक्त नहीं मिला और आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी 7 लोग एक ही परिवार के थे। इसमें 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक मकान में भीषण आग लगी और धू-धू कर पूरा मकान जल गया। मकान में उस वक्त 9 से 10 लोग थे। इसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। इस पूरी घटना पर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिरोजाबाद की ये तस्वीरें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवाशीष फोन लाइन पर बने हुए हैं। देवाशीष, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आग किस वजह से लगी और जो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल मोनिका, जनपद फिरोजाबाद के पाड़म क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से, प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है, जिसमें एक ही परिवार के प्रथम दृष्टया 6 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 3 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां एक ने दम तोड़ा, तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया, वहीं मृतक के परिवारों को मुआवजे की भी बात कही है। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल जो घटना हुई, अचानक हुई और जिसके कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई और तमाम जो आसपास के क्षेत्र है वहां से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया था, वहां पर रेस्क्यू करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी मोनिका। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उससे हर कोई एकदम से स्तब्ध था, क्योंकि अचानक एकदम से ऐसा हादसा होना, क्योंकि डीएम से भी बात हुई, 1224 की एसएसपी से भी बात हुई, तो उनका सीधे तौर पर कहना था प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग की बात सामने आई है। और कहीं ना कहीं एक ही परिवार के जिस तरीके से यह पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसे हर कोई स्तब्ध है और शोक की लहर है पूरे पाड़म क्षेत्र में, क्योंकि एक ही परिवार के 6 से 7 लोगों की मौत जो हुई है उससे कहीं ना कहीं हर कोई सकते में है, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और आग लगने के बाद परिवार के लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। और पूरा मामला जो है जनपद फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा के पाड़म गांव का है मोनिका। जी मोनिका। देवाशीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त फायर कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई होगी, क्या उसमें देरी हुई? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अचानक से इतनी तेज आग तो नहीं लग सकती। आग इतनी भीषण थी, लगातार जो आसपास की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्होंने भी कड़ी मशक्कत की। करीब 2.5 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आगरा और आसपास के जो क्षेत्र है, मैनपुरी, इटावा, सभी जगह से हेल्प मांगी और सभी जगह से वहां गाड़ियां पहुंची। करीब 18 से 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद 2.5 से 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो आप समझ सकते हैं कितनी भीषण आग थी और आग ने किस तरीके से उत्पात मचाया होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग ने घर के लोगों को निकलने का मौका तक नहीं दिया। तो आपको समझ सकते हैं किस तरीके की भीषण आग थी। जी मोनिका। बिल्कुल आशीष, और ये तस्वीरें भी उसकी गवाही है कि आखिर आग इतनी भीषण थी कि न 7 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। साथ ही देवाशीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घर में उस वक्त कुल कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त ये आगजनी हुई? मोनिका, कुल 9 लोगों के होने की बात कही जा रही है। वहीं 6 लोगों की मौत की पुष्टि स्वयं डीएम और एसएसपी कर चुके हैं। वहीं अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने और दम तोड़ा है और 2 का इलाज अभी जारी है। तो कुल 9 लोग एक ही परिवार के 9 लोग उस घर में थे और शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और यह इतना बड़ा हादसा हो गया। ठीक देवाशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे गुजरात विधानसभा की, जहां पर गुजरात विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होगा।
पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 788 प्रत्याशी जीत के लिए लड़ रहे थे और 239 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। पहले चरण में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी कांग्रेस के 89 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं आप पार्टी के 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बाकी बची 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। तो तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक वहां पर दिग्गज पहुंच रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है और अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत सीएम योगी वहां पहुंचे थे, लगातार प्रचार किया जा रहा था। और गुजरात का रण आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहला रण शुरू होगा। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 दिसंबर को 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। बीजेपी, कांग्रेस के 89 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के 88 उम्मीदवार और पहले चरण के मतदान में 25,434 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। चुनाव के पहले चरण में 2,39 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 2,39 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे और 70 महिला समेत 788 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। पहले चरण में 497 थर्ड जेंडर मतदाता मतदान करेंगे। 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही चुनावी मैदान में हैं और तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन किस्मत का फैसला दिसंबर में होगा। यानी कि तस्वीर अब बहुत नजदीक है, बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, प्रचार प्रसार किया और इसी के साथ अपनी अपनी जीत का भी दावा किया है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आज बीजेपी का मेगा शो होने वाला है। 14 जिलों में कई राज्यों के सीएम समेत केंद्रीय मंत्री रोड शो करेंगे। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार पर ब्रेक लगते ही अपनी पूरी फौज एमसीडी की कैंपेनिंग में उतार दी। विजय संकल्प रोड शो में सीएम शिवराज, सांसद गौतम गंभीर कृष्णानगर में प्रचार करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर मोती नगर में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सीएम धामी, सांसद प्रवेश मटियाला में प्रचार को रफ्तार देंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजौरी गार्डन में चुनावी अभियान करेंगे। तो वहीं नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी मालवीय नगर में प्रचार करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहताश नगर में, तो संबित पात्रा त्रिनगर विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधेंगे। तो बीजेपी का आज मेगा शो होने वाला है। 14 जिलों में बीजेपी का ये मेगा शो होगा। कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री रोड शो में हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज, सांसद गौतम गंभीर कृष्णानगर में प्रचार करेंगे। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर मोती नगर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। सीएम धामी और सांसद प्रवेश मटियाला में चुनाव को रफ्तार देंगे। तो 14 जिलों में बीजेपी का मेगा रोड शो होगा और कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री रोड शो में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज, सांसद गौतम गंभीर कृष्णानगर में प्रचार करेंगे। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर मोती नगर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। सीएम धामी, सांसद प्रवेश मटियाला में रफ्तार देंगे।
और अनुराग ठाकुर का राजौरी गार्डन में चुनावी अभियान होना है। ये पूरा आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी, मीनाक्षी लेखी भी मालवीय नगर में आज बीजेपी के लिए प्रचार करती नजर आएंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहताश नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। तो तमाम दिग्गज आज रोड शो और प्रचार करेंगे। संबित पात्रा त्रिनगर विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधते नजर आएंगे। तो बीजेपी का आज मेगा शो होने वाला है, जहां तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के बीच कई बड़े खुलासे किए। पूछताछ में उसने कहा कि वो केवल हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। यहां तक कि श्रद्धा के जिंदा रहते समय भी उसने करीब 20 लड़कियों से रिश्ते बनाए। वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। श्रद्धा की हत्या के बाद वो एक मनोवैज्ञानिक को अपने कमरे पर लाया था जो हिंदू थी। उसे उसने श्रद्धा की अंगूठी तोहफे में दी और साथ ही कई हिंदू लड़कियों से भी उसके संपर्क थे। वहीं आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई दुख नहीं। श्रद्धा के शव की उसने टुकड़े करे और फेंका, इसका भी उसे जरा सा अफसोस नहीं। हत्या के आरोप में अगर फांसी भी दी जाए तो उसे कोई मलाल नहीं होगा। उसका चौंकाने वाला ये बयान सामने आया। उसने कहा कि उसे जन्नत में जाने पर 72 हूर मिलेगी। तो श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के बीच ये कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि उसकी दोस्त लड़कियां सभी हिंदू थी। वो हिंदू लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था। तो गुजरात चुनाव के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार, कई जगह जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। आपको बताएंगे कि उनका पूरा प्रोग्राम क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में बड़े खुलासे किए हैं। आफताब ने इस टेस्ट में और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आफताब ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि हर बार हिंदू लड़की को ही वो अपना शिकार बनाता था। जब श्रद्धा जिंदा थी उस वक्त भी 20 से ज्यादा लड़कियां उसके संपर्क में थी। डेटिंग ऐप के जरिए वो लड़कियों को ढूंढता था और फिर उनसे दोस्ती करता था। आपको बता दें कि 20 हिंदू लड़कियों को वो गर्लफ्रेंड बनाया करता था। इनसे वो संपर्क में था। लगातार फोन पर भी उसकी लड़कियों से बातचीत होती थी और जानबूझकर सभी हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। गर्लफ्रेंड को श्रद्धा की अंगूठी उसने तोहफे में दी थी और उसके बाद उसने बातचीत शुरू की। जन्नत के लिए आफताब को फांसी भी मंजूर। उसने कहा कि ये वो इसलिए कर रहा था ताकि उसे जन्नत मिले और जन्नत के लिए उसने जो भी किया उसे करने का उसे कोई मलाल नहीं। साल 2019 की बात आपको बता दें, आफताब और श्रद्धा की डेटिंग ऐप के जरिए ही मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई। फरवरी 2022 श्रद्धा ने आफताब के साथ पहली तस्वीर शेयर की थी और इसके बाद मई 2022 जब दोनों के कॉमन फ्रेंड लक्ष्मण ने श्रद्धा के पिता को इस पूरे झगड़े की जानकारी दी थी। बताया था कि दोनों के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं है। श्रद्धा ने ऋषिकेश ट्रिप के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था जब वो आफताब के साथ पहुंची थी। दोनों दिल्ली के छतरपुर के फ्लैट में शिफ्ट हुए। 15 मई की ये बात। 16 मई 2022 को आफताब ने 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर खरीदा और 18 मई 2022 को पुलिस का दावा कि श्रद्धा और आफताब के बीच शादी के मुद्दे को लेकर झगड़े हुआ करते थे। आफताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया था क्योंकि श्रद्धा बार बार शादी को लेकर जिद करती थी। लोगों की नजर में श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए आफताब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखता था ताकि लोगों को ये न लगे
कि आखिर श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। 9 जून 2002 श्रद्धा के दोस्त के साथ बातचीत, कहा कि वो नाराज है। श्रद्धा से 2 महीने से संपर्क न हो पाने पर उसके दोस्त लक्ष्मण ने चिंता जाहिर की थी। उसने बताया था कि श्रद्धा 2 महीने से कोई बातचीत नहीं कर रही। नादर ने श्रद्धा के भाई से मुलाकात की। श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस से इसके बाद संपर्क किया और बताया कि श्रद्धा का कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसके बाद से ही पुलिस ने श्रद्धा को ढूंढना शुरू कर दिया। तो आफताब कितना शातिर था, ये अंदाजा आप लगाइए। सबसे पहले उसने लड़कियों से दोस्ती की और उसके बाद उसने श्रद्धा का अकाउंट मौत के बाद भी एक्टिव रखा ताकि किसी को इस बात की भनक तक न लगे। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गुजरात चुनाव के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार, कई जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात में सार्वजनिक कार्यक्रम, अहमदाबाद समेत कई जगहों पर रोड शो में लेंगे हिस्सा, संवाद कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। गुजरात में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वैष्णव समाज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, डॉक्टर स्नेह मिलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल झोंकेंगे ताकत, अहमदाबाद में सीएम का रोड शो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुजरात चुनाव को लेकर अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गुजरात में पंजाब के सीएम भगवंत मान एक अहम मुद्दे पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। गुजरात में पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार थमा, मोरबी, कच्छ समेत 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग, 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी, कहा लाइसेंस पीरियड में न करे पीसी और इंटरव्यू। राष्ट्रपति मुर्मू का हरियाणा दौरा, आज आशा कर्मियों, महिला पहलवानों, ओलंपिक समेत अन्य खेल हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे। सीएम योगी का आज मुजफ्फरनगर और मेरठ, गोरखपुर का दौरा, जनसभा को करेंगे संबोधित, प्रबुद्ध सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा, मेगा जॉब फेयर का करेंगे उद्घाटन। आज सरदार शहर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गांधी चौक में जनसभा को करेंगे संबोधित, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी रोड शो, बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता करेंगे 14 रोड शो, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, आरडब्ल्यूए को बनाएंगे मिनी पार्षद, लोगों को काम कराने के लिए नहीं काटना होगा अब नेताओं का चक्कर, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेता समेत 200 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल। एक कार्यक्रम में अधिकारियों पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जनता को गर्म कपड़े बांटने वाली थी ममता बनर्जी, लेकिन कपड़े नहीं पहुंचने पर उन्होंने अपना आपा खो दिया। सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की समीक्षा करेंगे, कई विभागों द्वारा संचालित योजना की जानकारी लेंगे। आज दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम, सीमा विवाद पर मुकुल से मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल का बयान, कहा इस्लाम का मतलब शांति, कट्टरता, आतंकवाद, इससे बिल्कुल उलट, इनसे लड़ने का मतलब धर्म से टकराव नहीं। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल पूरी नहीं हो सकी थी सुनवाई। तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, जल्लीकट्टू को सही बताने वाले संशोधित कानून को दी गई है चुनौती।
जेएम सरसों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फिलहाल जीएस सरसों की खेती को अनुमति देने के मसले पर आगे कदम न उठाने को कहा। जम्मू कश्मीर के पीरीसीमन के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पीरीसीमन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पथराव के बाद एडीजीपी आलोक कुमार ने दी चेतावनी। कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी नीति घोटाला मामले में राउट रेवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई। चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है कोर्ट। दिल्ली दंगा साजिश मामले में खालिद सैफी और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर अलीगढ़ की रूबी ने कहा कि बाबर की औलादों से नहीं लगता डर। श्री राम को पैगंबर बताने पर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की अलीगढ़ इकाई ने रूबी खान को हिंदू धर्म अपनाने की नसीहत दे डाली। फरार एसपी विधायक इरफान सोलंकी की करीबियों पर कानून पुलिस का शिकंजा। बहन सोलंकी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। आफ्ताब ने केवल हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। मई महीने के बाद से कम खाना मंगवाने लगा था आफ्ताब। पुलिस ने सोशल मीडिया और पेमेंट ऐप का भी डेटा मांगा। श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा। जल्द पुलिस को मिल सकती है टेस्ट की रिपोर्ट। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने जानकारी दी। त्रिलोकपुरी मर्डर केस का नया वीडियो सामने आया। मृतक के शरीर के टुकड़े फेंकता दिखा बेटा। मां संग मिलकर पिता के शरीर के किए थे 10 टुकड़े। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को एक बार फिर से नाकाम किया। पंजाब के अमृतसर की भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। 1 दिसंबर को लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। इससे पहले 1 नवंबर 2022 को होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ट्रायल किया गया था शुरू। दिल्ली एम्स के सर्वर हैकिंग का मामला अब एनआईए करेगी जांच। साइबर आतंकवाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। लखनऊ में भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आज होगा आयोजन। 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक कार्यक्रम का आयोजन। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किया गया सफल परीक्षण। उत्तराखंड में भारतीय सेना और यूएस आर्मी का युद्धाभ्यास। पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहा अभ्यास। अफगान हुकूमत से मिली पाक विदेश राज्य मंत्री। बिना हिजाब के काबुल पहुंची हिना।